इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में इरिगेशन का चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। हमने हमारे लास्ट लेक्चर में सरफेस इरिगेशन मेथड के सभी सब मेथड्स को अच्छे से समझा, चाहे वो फ्लडिंग इरिगेशन था, चाहे बॉर्डर था, चाहे फरो था, चाहे बेसिन इरिगेशन मेथड था। हमने सारे इरिगेशन मेथड कंप्लीट किए। आज हम सरफेस इरिगेशन मेथड से आगे बढ़ेंगे और हम लोकलाइज्ड इरिगेशन मेथड को समझेंगे। लोकलाइज्ड इरिगेशन मेथड में मेनली ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन आता है। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन में स्प्रिंकलर के ही अंदर अगर हम अलग अलग तरह के हेड यूज़ करें वाटर को स्प्रिंकल करने के लिए, तो उसी में बबलर इरिगेशन भी आ जाएगा। वो भी पानी स्प्रे करने का एक तरीका है कि आप बबलर्स का यूज़ करते हैं, तो वो बबलर इरिगेशन हो जाएगा। मेनली आप इसके अंदर दो टाइप्स पढ़ते हैं, एक ड्रिप इरिगेशन, एक स्प्रिंकलर इरिगेशन। आज हम लोकलाइज्ड इरिगेशन के अंदर इन्हें पढ़ेंगे। इन्हीं को आप लोकलाइज्ड के अलावा एक और शब्द से जान जा सकते हैं, दैट इज़ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स, माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स या माइक्रो इरिगेशन मेथड्स। हम इन्हें माइक्रो इरिगेशन मेथड्स की हेडिंग के तहत समझेंगे। ओके, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनसे बनते हैं, अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो इरिगेशन हमारा चैप्टर है, मेथड्स ऑफ इरिगेशन हम कर रहे हैं, सरफेस इरिगेशन मेथड्स हमने कर लिए हैं। आज हम करेंगे लोकलाइज्ड इरिगेशन या फिर माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स। ओके, उसके अंदर क्या है, क्या होता है ये? इट इज़ अ सिस्टम वेयर वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद डेफिनेट प्रेशर थ्रू अ पाइप्ड नेटवर्क in a predetermined pattern and applied as a small discharge to each plant or adjacent to it। ये वो इरिगेशन सिस्टम होता है जिसमें पहले ही डिटर्मिन किया होता है, प्री डिटर्मिन पैटर्न पे ही आप पानी को छोड़ते हैं। प्री डिटर्मिन पैटर्न किस चीज़ का? इसमें पाइप बिछाए जाते हैं खेतों में। तो एक तरीका इसमें ड्रिप इरिगेशन का ये है कि आप बूंद बूंद कर पानी, बूंद बूंद ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी या तो बिल्कुल जड़ों में लगाते हैं या जड़ों के पास। कितनी देर पे बूंद आनी है, कितनी देर के लिए बूंदें देनी है, पहले से डिसाइडेड है। पैटर्न यानी कि लेआउट कैसा होगा, पाइप्स का नेटवर्क कैसे बनाया जाएगा, पहले से डिसाइडेड है। कितने प्रेशर पे पानी छोड़ा जाना है, तय किया होता है। सो एक डेफिनेट प्रेशर सिस्टम बेस्ड पाइप्स का इस्तेमाल करके ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जड़ों को या जड़ों के पास देना है। इट इज़ अ प्री डिटर्मिन्ड पैटर्न, पहले से तय है कि किस पैटर्न पे पानी लगाना है। या फिर दूसरा तरीका है कि पानी स्प्रिंकल करना है। इस दो मेथड, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड को यूज़ करके जब हम इरिगेट करते हैं वो लोकलाइज्ड इरिगेशन या माइक्रो इरिगेशन कहलाता है। ओके, इसके लिए आप इन्हें इमेजेस को देखिए तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हम किस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं। आप इन्हें समझिए। देखिए, सबसे पहले आप इसे देखिए, कोई बात नहीं, दिस द ड्रिप इरिगेशन। खेतों में आपने नेटवर्क बिछाया हुआ है पाइप्स का। ओके, और इन पाइप्स में छोटे छोटे छेद रहते हैं। ओके, उन्हीं से पाइप जो है वो उन्हीं से, मतलब इनको हम परफोरेटेड पाइप्स कहते हैं। परफोरेटेड पाइप्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें छेद होते हैं और इन्हीं से पानी रिलीज़ होता है। पीछे से पानी आता है क्योंकि आपको पंप का इस्तेमाल करना पड़ता है प्रेशर बनाने के लिए। पंप से पानी इन पाइप्स में डाला जाता है और उन परफोरेटेड होल में से, उन छेद में से पानी निकलता रहता है और इस तरह से ज़मीन को मिलता रहता है। डायरेक्टली जड़ों पे भी दे सकते हैं या उनके बिल्कुल एडजेसेंट, उनके बिल्कुल बगल में दे सकते हैं। एक इमेज और है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये नेक्स्ट इमेज है। देखिए, पाइप के माध्यम से पानी आया, सीधे आप देख सकते हैं पानी जड़ों को दिया जा रहा है। ओके, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ये देखिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी आएगा। ये ड्रिप इरिगेशन था। जैसे ड्रिप लगती है आप लोगों को जब बीमार हो जाते हैं, बूंद बूंद करके सेलाइन आपकी बॉडी में चढ़ाया जाता है, तो ड्रिप इरिगेशन। अच्छा, दूसरा है ये स्प्रिंकलर। इसमें भी पाइप्स का नेटवर्क है और उन पाइप्स के टॉप पर वाटर इजेक्ट होने वाला एक टूल लगा रहता है एंड दैट इज़ एमीटर। इस एमीटर में से पानी एमिट होता है। ये घूमते भी रहते हैं, या एक ही दिशा में देते हैं, दूसरा दूसरी दिशा में देता है। ये देखिए, इस तरह से खेत लगते हैं, पानी स्प्रिंकल हो रहा है, स्प्रे हो रहा है, तो स्प्रिंकलर या स्प्रे इरिगेशन कहते हैं हम इसको।
ये देखिए एमीटर लगा हुआ है, इस एमीटर से पानी निकल रहा है, पूरे खेतों में पानी जा रहा है। तो ये इस चीज़ की आप बात कर रहे हैं। अब आप इसे ज़्यादा पढ़िए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा है। लिखा है कि द माइक्रो इरीगेशन और द लोकलाइज्ड इरीगेशन, it is a system where water is distributed with a definite pressure through a piped network in a predetermined pattern and applied as a small discharge to each plant or adjacent to it. Drip irrigation or spray या sprinkler irrigation and bubbler irrigation belong to this category of irrigation method. हम ये सारे methods इसमें पढ़ते हैं. This system is effective in saving water and increasing water use efficiency as compared to the conventional surface irrigation method. हमारी मेन प्रॉब्लम ही ये चल रही है, इंडिया में देखें, वर्ल्ड वाइड भी ये प्रॉब्लम है, जितना भी यूजेबल वाटर हमारे देश में अवेलेबल है उसका 80% तो इरिगेशन सेक्टर में ही चला जाता है। तेज़ी से शहर बढ़ रहे हैं, डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट में पानी की कमी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, पानी की वहाँ कमी है, ग्रामीण इलाकों में पीने की और दूसरे खेतीबाड़ी के इस्तेमाल के अच्छे पानी की भारी कमी है। तो हमारी रिक्वायरमेंट इस समय की ये है, हम वेस्टेज ऑफ वाटर को रिड्यूस करें, हम कम पानी में ज़्यादा फसल निकालें, यानी कि हम वाटर एफिशिएंसी बढ़ाएं, हम जुडिशियस यूज़ करें पानी का, और हम वो पानी बचा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं अदर देन द एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के लिए। इसके लिए माइक्रो इरिगेशन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये कन्वेंशनल सरफेस इरिगेशन मेथड के जितनी खामियां हैं, कमियां हैं, इश्यूज़ हैं, उनको दूर करने में सफल माना जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी ताकत ही ये है कि ये वाटर सेविंग में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इट इज़ इफ़ेक्टिव इन सेविंग वाटर, पानी की बचत करता है ये, एंड इंक्रीजिंग द वाटर यूज़ एफिशिएंसी। वाटर यूज़ एफिशिएंसी ज़्यादा है, मतलब कितना पानी आपने उस एग्रीकल्चरल फील्ड में लगाया, जिसमें से कितना पानी प्लांट ने अपनी कंजम्पटिव ग्रोथ के लिए यूज़ किया, और सॉल्ट्स को डिज़ोल्व करने के लिए कितना पानी यूज़ हुआ। सो कितना पानी पौधे ने इस्तेमाल किया अपने विकास के लिए, उस पानी में से जितना पानी आपने उस पूरे खेत में लगाया था। ये इरिगेशन एफिशिएंसी है, ये वाटर यूज़ एफिशिएंसी होती है। ओके, ये बढ़ेगी इससे कि हम 10 लीटर पानी लगाएं खेत में और तकरीबन 7-8 लीटर पौधा ही यूज़ करें, ना वो इवेपोरेशन के वाया मॉइस्चराइज होकर ख़त्म हो जाए, इवेपोरेट हो जाए, ना वो परकोलेट और इनफिल्ट्रेट होकर के ज़मीन के अंदर जाके ख़राब हो जाए। ये दोनों तरीके से पानी लॉस हुआ तो हमारा लॉस है, हमारा पानी वेस्ट हुआ। हमारी कोशिश है कि जितना पानी खेत में लगा रहे हैं उसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्सटेंट तक पानी पौधे के विकास में इस्तेमाल आए, प्लांट यूज़ करे अपनी कंजम्पशन के लिए और ग्रो करे। ओके, सो दिस सिस्टम इज़ इफेक्टिव in saving water and increasing water use efficiency as compared to the conventional surface irrigation method. This system of micro irrigation helps reduce water consumption. पानी कम कंज्यूम होगा, है ना, खेतों में वाटर कंजम्पशन कम कर देगा। ग्रोथ ऑफ अनवांटेड प्लांट्स को ये रिड्यूस करेगा। इट रिड्यूस वाटर कंजम्पशन, ग्रोथ ऑफ अनवांटेड प्लांट दैट इज वीड्स, क्योंकि हर जगह पानी नहीं अवेलेबल रहेगा। सिर्फ जो प्लांट या जो सीड आपने लगाया है, सिर्फ उसी को बहुत ही सर्जिकली पानी अगर दे दें, सिर्फ ठिकाने पे पानी लग जाए, तो उसके अगल बगल पानी नहीं है, तो अनवांटेड प्लांट्स की ग्रोथ ही नहीं होगी पानी की कमी से, तो वीड नहीं उगेगी। इससे वीड निकालने के लिए जो हर्बिसाइड्स डालने पड़ते हैं या फिर जो मैनुअल लेबर इंगेज करनी पड़ती है वीडिंग के लिए, वो मैनुअल लेबर की नीड नहीं रहेगी और हर्बिसाइड्स नहीं डालने पड़ेंगे। एक तो किसान की जो इनपुट कॉस्ट है वो कम होगी, और दूसरा जो सॉइल को इन हर्बिसाइड से नुकसान होता है वो बचेगा, पानी जो कंटेमिनेट होता है वो भी बचेगा। ये 3 चीज़ों से हमें फ़ायदा होगा मेनली। और क्रॉप ग्रोथ जो होगी वो ज़बरदस्त होगी, क्योंकि वीड अनवांटेड प्लांट मेन जो क्रॉप सीड या क्रॉप प्लांट है उससे कम्पीट नहीं करेगा अपनी ग्रोथ के लिए, तो वो उसके न्यूट्रिएंट्स नहीं लेगा। इससे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे एक्सक्लूसिवली, प्लांट बेटर ग्रो करेगा। सो ऐसे में ये फ़ायदे हैं, एक तो आप अनवांटेड प्लांट्स की ग्रोथ को रिड्यूस कर देंगे, आप वाटर कंजम्पशन रिड्यूस कर देंगे, सॉइल इरोजन रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अगर आप कन्वेंशनल मेथड में जैसे पानी खड़ा लगाया जाता है तो स्लोप से पानी बह रहा है तो अपर लेयर ऑफ सॉइल अपने साथ
सेडिमेंटेशन की फॉर्म में ले जाता है। दूसरी बात कि पानी वैसे भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स सॉइल में से लीच इन हो जाते हैं, उसमें घुल के ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, तो सॉइल इरोजन की एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो नहीं होगी। इसमें आप बिल्कुल ठिकाने पे बहुत ज़्यादा फ्लड नहीं कर रहे हैं खेत को, एक फ़्लो से पानी एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा इसमें ग्रेविटी का यूज़ नहीं लिया जा रहा है, एक प्रेशर सिस्टम मेंटेन करके पानी पाइप्स में रन कराया जा रहा है। तो ऐसे में ये आपको सॉइल इरोजन से मुक्ति देगा और वो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी फॉर द प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। इससे भी किसान की जो इनपुट कॉस्ट है उसमें गिरावट आएगी, क्योंकि उसे इरोडेड सॉइल की कमी की पूर्ति एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र्स डाल करके नहीं करनी पड़ेगी, इससे उसको खर्चा ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। सो सॉइल इरोजन को रिड्यूस करता है। तो मैंने एंड में पहले ही बता दिया था सारा, इसलिए एंड में वो लिख ही दिया है कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को रिड्यूस करता है, खेती की लागत को घटाता है। वो कैसे, अभी समझ में आ ही गया। सो द माइक्रो इरीगेशन सिस्टम और द लोकलाइज्ड इरीगेशन सिस्टम helps reduce the water consumption, growth of unwanted plants, that is the weeds, soil erosion and cost of cultivation. This method can be useful in undulating terrain, wide range of terrains में, wide range of landforms में ये यूज़ हो जाता है। सरफेस किसी भी तरह का हो, अगर सरफेस अनड्यूलेटिंग है, कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ सरफेस इरीगेशन लिमिटेड था, अनड्यूलेटिंग सरफेसेस में कामयाब नहीं था, वहाँ पे भी इरीगेशन कर सकते हैं। तो कितने देश में, हमारी कंट्री के अंदर अगर आप देखें, जो एक बड़ा लैंड मास है हमारी कंट्री में, मेजॉरिटी लैंड मास वो हिमालय की फॉर्म में या पेनिनसुलर प्लेट्यू में की फॉर्म में वो हिल एंड रिज टोपोग्राफी ऑफ़र करता है, वो अनड्यूलेटिंग है। इतना बड़ा लैंड मास, और अगर हम डेजर्ट्स भी देखें उनमें सैंड माउंट्स देखें तो वो भी अनड्यूलेटिंग है। सो मेजॉरिटी एंड डोमिनेटिंग लैंड मास इन इंडिया इज़ अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी, अनड्यूलेटिंग टेरेन। ऐसे इलाके में कन्वेंशनल या फिर सरफेस इरिगेशन मेथड जिसे आप कह रहे हैं वो तो कामयाब ही नहीं है। और उन इलाकों में लोगों का जीवन बेहतर करना है तो एग्रीकल्चर को बेहतर करना पड़ेगा, मतलब प्रोडक्टिविटी, मतलब क्रॉप यील्ड। क्रॉप यील्ड का मतलब कि पर यूनिट एरिया से आप कितनी हार्वेस्ट कर रहे हैं उस क्रॉप की, द अमाउंट ऑफ हार्वेस्ट फ्रॉम ऑफ दैट क्रॉप फ्रॉम अ यूनिट एरिया, इट इज़ द क्रॉप यील्ड। उन किसानों की ज़िंदगी बदलने के लिए आपको क्रॉप यील्ड को बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड अंडर एग्रीकल्चर लाना है। ये होता है इरिगेशन की मदद से। एक साल में 2-3 साइकिल ऑफ क्रॉप्स लगाना और ज़्यादा से ज़्यादा इलाके में खेती में क्रॉप लगाना, और किसी भी साल कोई लैंड फैलो ना छोड़ना, हर साल खेती बाड़ी लायक ज़मीन इस्तेमाल में लाना। ये पानी की मदद से होता है। और पानी अनड्यूलेटिंग टेरेन डोमिनेट कर रहा है, इसलिए कन्वेंशनल सरफेस इरिगेशन नेटवर्क वहाँ मदद नहीं कर सकता है। हमारी मदद कर सकता है मेथड कौन सा, द माइक्रो इरिगेशन मेथड, द लोकलाइज इरिगेशन मेथड, क्योंकि ये सफल है अनड्यूलेटिंग टेरेन एरियाज़ में। क्योंकि स्प्रिंकल से पानी देना है, यहाँ प्लेन लैंड है, यहाँ थोड़ा सा माउंड भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्प्रिंकल से ही पानी जा रहा है। स्प्रिंकल से पानी माउंड में भी जा सकता है, नीचे भी। अक्सर आपने गार्डन से शहरों में देखे होंगे, अपने लॉन भी घरों के देखे होंगे, पानी स्प्रिंकल किया जाता है, स्प्रे। तो उसमें अगर छोटा सा कोई आपने माउंड बनाया है, रेज्ड लैंड, पानी उस घास को भी मिल रहा है, पानी नीचे भी लग रहा है। So this method can be useful in undulating terrain, rolling topography, वही rolling topography, hilly areas, barren land, बंजर इलाके, and areas having shallow soils, जहाँ पर सॉइल की डेप्थ शैलो है। अलग अलग तरह से सॉइल की डेप्थ को बांटा जाता है। अगर 45 सेंटीमीटर तक सॉइल डीप है, 45 सेंटीमीटर थिकनेस है, उसे डीप सॉइल कहते हैं। अगर 22-22.5 सेंटीमीटर सॉइल डीप है तो उसे शैलो कहते हैं। तो शैलो सॉइल एरियाज़ में हमें डर रहता है कि अगर हम कन्वेंशनल सरफेस इरिगेशन मेथड अपनाएंगे तो सॉइल डेप्थ इज़ वेरी शैलो। अब सॉइल डेप्थ इज़ वेरी शैलो, 22.5 सेंटीमीटर, तो ऐसे में फ्लड कर देंगे उस फील्ड को तो सॉइल बहुत क्विकली सैचुरेट हो जाएगी। सॉइल क्विकली सैचुरेट हो गई तो सॉइल पानी के साथ बह करके चली जाएगी, ख़राब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, वाटर लॉगिंग की समस्या ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ऐसे शैलो सॉइल एरियाज़ में भी अगर आप ड्रिप बाय ड्रिप पानी देते रहेंगे, ड्रिप बाय ड्रिप और स्प्रिंकल करते रहेंगे, कामयाब है वो। तो लेस डेप्थ सॉइल या शैलो सॉइल्स में भी ये माइक्रो इरिगेशन सिस्टम काम आता है। बंजर ज़मीनों में ये काम आता है, जो बहुत पानी पी जाएंगी या बहुत
जब वहाँ पे वेल ड्रेन्ड नेटवर्क ही नहीं है, बैरन लैंड है, सब कुछ है ही नहीं है, सॉइल पार्टिकल्स उतने ऑर्गेनाइज्ड अरेंज्ड ही नहीं है, वहाँ पर सरफेस इरिगेशन मेथड कामयाब नहीं होते, ये कामयाब होगा। ओके, सो राजस्थान में जाइए आप, पंजाब से राजस्थान जाइए, कहीं से भी वाया चूरू हरियाणा से एंटर करिए, चूरू आएगा, उधर से जाइए, पंजाब से इधर से जाइए, बठिंडा के आगे हनुमानगढ़ आ जाएगा। तो आप जहाँ कहीं नज़र मारिए आज आपको जगह जगह पर स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड ड्रिप इरिगेशन के नेटवर्क्स मिल जाएंगे। दे आर फॉलोइंग द माइक्रो इरिगेशन स्ट्रेटजीज सिस्टम्स जो कि वहाँ कामयाब है। ओके, सो this method can be useful in undulating terrain, rolling topography, hilly areas, barren land and having shallow soils. Okay, फीचर्स क्या हैं ओवरऑल माइक्रो इरीगेशन, दोनों ही आ रहे हैं, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर। फीचर क्या है? फर्स्ट पंप्स आर रिक्वायर्ड, इसमें पंप की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि आपको एक डेफिनेट प्रेशर सिस्टम मेंटेन करके ही पाइप के वाया पानी सप्लाई करना है ना खेतों को, तो पंप तो रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड या डीजल बेस्ड पंप सेट इज़ रिक्वायर्ड, पानी भेजना है ना पाइपों में। हालांकि मेजॉरली ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम में मेजॉरली जो पानी का प्रेशर होता है वो लो प्रेशर ही रखा जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन नहीं होती इसमें, बहुत ज़्यादा बिजली नहीं लगती, तो इस वाइज भी इसे माना जाता है कि एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। ओके, खुल्लर ने इनफैक्ट लिखा भी हुआ अपनी ओपनिंग लाइंस में अपनी बुक में कि लो प्रेशर बेस्ड सिस्टम है। आप कई NCERTs के और अदर सोर्सेज में हाई प्रेशर वर्ड कहीं कहीं पे किसी पर्टिकुलर केस में यूज़ हुआ है, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने लो हाई बोला ही नहीं, मैंने डेफिनेट प्रेशर लिख दिया, एक निश्चित प्रेशर लिख दिया। ओके, सो पंप्स आर रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग द प्रेशर टू अप्लाई वाटर वाया प्रेशराइज्ड पाइपिंग सिस्टम्स। ओके, हमें पंप्स की ज़रूरत होती है क्योंकि हमने प्रेशर डेवलप करना है, क्योंकि प्रेशर बनेगा तभी वाटर अप्लाई होगा प्रेशराइज्ड पाइपिंग सिस्टम के वाया, सो पंप्स आर रिक्वायर्ड। सेकेंड, वाटर इज़ अप्लाइड ड्रॉप बाय ड्रॉप फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन ड्रिप इरीगेशन। आप ड्रॉप बाय ड्रॉप देते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए देते हैं, जैसे सारा दिन दे दिया और कई दिन तक दे दिया, धीमे धीमे। ओके, सो ड्रॉप बाय ड्रॉप देना है, लॉन्ग पीरियड के लिए देना है ड्रिप इरीगेशन में, बाकी डिपेंड करेगा कि क्रॉप कौन सी है, कितना लॉन्ग देना है, डिपेंड्स ऑन द क्रॉप। थर्ड, वाटर इज़ अप्लाइड एट अ लो रेट टू मेंटेन द ऑप्टिमम एयर वाटर बैलेंस विद इन द रूट जोन। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, जब हम सरफेस इरिगेशन मेथड अपनाते थे या कन्वेंशनल इरिगेशन मेथड उसे आप कह दीजिए, उसमें मेजॉरली एक चीज़ है कि आप जिस लैंड पे क्रॉप उगा रहे हैं आप उसे फ्लड करते हैं, उसमें पानी खड़ा करते हैं। इसकी वजह से जो सॉइल के एयर जोन हैं वो पानी से भर जाते हैं, सॉइल वाटर सैचुरेट हो जाती है पूरी तरह से, सॉइल की एरेशन ख़त्म हो जाती है। ऐसे में जो बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल हैं, जो एनारोबिक कंडीशंस मांगते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे चावल के खेतों में पानी खड़ा रहने से जो बैक्टीरियाज एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे नॉन एयर एटमॉस्फेयर या एनारोबिक एटमॉस्फेयर में ज़्यादा थ्राइव करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो इस तरह से रेजिडुअल मटेरियल जो खेतों में पड़ा है पुरानी फसल का या इसी फसल का, इस तरह से उस मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं। तो आपने देखा कि मीथेन क्रिएट होता है, पैडी फील्ड्स आर नोन फॉर द मीथेन एमिशन। एक तरफ इस तरह के बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्रिएट होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं सॉइल को और क्रॉप को इन द एनारोबिक कंडीशन, लेकिन दूसरी तरफ वो बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नुकसान होता है जो क्रॉप्स की रूट्स को डिकम्पोजिशन मटेरियल डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते थे। मतलब देयर आर मैनी बैक्टीरियाज, मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोज हु हैव एसोसिएटेड देमसेल्फ विद द क्रॉप रूट्स जोन्स, और वो कितना ही मटेरियल है जो सॉइल में है जिसे ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ कराते हैं सॉइल में, जो कि प्लांट को मिलता है पानी के साथ डिज़ोल्व हो करके। इस तरह के बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फर्टिलिटी को बनाए रखते हैं एनारोबिक कंडीशंस में, इनको नुकसान होता है, ये ख़त्म होने लगते हैं और ऐसे में यही सोर्स बनते हैं न्यूट्रिएंट अवेलेबल कराने के लिए क्रॉप को, तो क्रॉप का नुकसान होने लगता है। इसलिए ये ऑलवेज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग समय समय पर अपने गमलों की, अपने गार्डन की और खेतों की गोड्डी करते रहें, यानी कि टिलिंग करते रहें। उसका पर्पज़ ये होता है एयर प्रोवाइड करना, एयर इज़ नेसेसरी, प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, रूट्स के लिए भी ज़रूरी है,
और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरियाज के लिए भी ज़रूरी है, जो प्लांट और सॉइल के लिए बेनिफिशियल हैं। ऐसे में जब पानी खड़ा रहता है तो वो एयर वाटर बैलेंस बिगड़ जाता है, इम्बैलेंस होता है। इससे क्रॉप ग्रोथ सफ़र करती है, पौधे भी सफ़र करते हैं, क्योंकि पानी से पौधे की जड़ें, तना जो पानी के अंदर है वो गल जाता है, ख़राब हो जाता है, स्वेल हो जाते हैं सेल्स, बर्बाद हो जाता है। लेकिन जब आप ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड यूज़ करते हैं, जितना का पानी उस ज़मीन को ज़रूरत है उतना का रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। इसलिए एयर स्पेसेस एंड वाटर स्पेसेस दोनों मेंटेन होते हैं। जो सॉइल में पोर स्पेसेस हैं उनमें एयर एंड वाटर दोनों पर्याप्त मात्रा में रहता है। इससे एयर वाटर बैलेंस बनता है। क्रॉप ग्रोथ के लिए ये बेस्ट एटमॉस्फेयर होता है। ये हम माइक्रो इरिगेशन से अचीव करते हैं। सो वाटर इज़ सप्लाइड डायरेक्टली, कहाँ चला गया, वाटर इज़ अप्लाइड एट अ लो रेट, कम रफ्तार, मतलब समय के तहत कम पानी लो रेट पे आप अप्लाई कर रहे हैं। बहुत एकदम से हड़ नहीं आ गया, बाढ़ नहीं आ गई, एकदम से फ्लड नहीं कर दिया, टिप डिप 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 करके लो रेट पे। सो वाटर इज अप्लाइड एट अ लो रेट टू मेंटेन द ऑप्टिमम एयर वाटर बैलेंस विद इन द रूट जोन। एंड इट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मैंने समझा दिया। क्रॉप ग्रोथ अच्छी होगी, हमारी यील्ड बढ़ेगी ना, पर यूनिट एरिया हम मैक्स ज़्यादा अमाउंट ऑफ हार्वेस्ट ले पाएंगे। अच्छा, अगला फीचर है वाटर इज़ अप्लाइड एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पर पानी देना है, जैसे डिप 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 डिप। ऐसा नहीं कि डिप 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 डिप, नो डिप। सो इंटरवल्स मैनेज करना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। सो फ्रीक्वेंट देना होता है, ये भी डिपेंड करता है कि कितने इंटरवल पे देना है क्रॉप टू क्रॉप, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करके रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसका फीचर है। ओके, एक नहीं कि एकदम से बूंदें आ गई इकट्ठी, कितनी, फिर आ ही नहीं रही, दैट्स नॉट करेक्ट, प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। सो वाटर इज अप्लाइड एट अ फ्रीक्वेंट इंटरवल्स एंड इट डिपेंड्स ऑन द क्रॉप टू क्रॉप एज वेल। नेक्स्ट फीचर, वाटर इज सप्लाइड डायरेक्टली टू द प्लांट्स एंड नॉट टू द अदर एरियाज ऑफ द फील्ड, इट इज़ रिड्यूसिंग द वेस्टेज। तो आप सीधे पौधे को पानी दे रहे हैं डायरेक्टली, ज़मीन को पानी नहीं लगा रहे हैं, एग्रीकल्चर फील्ड को पानी अलग से नहीं दे रहे हैं। इससे जो पानी पौधे को चाहिए वो तो मिल गया, बाकी का पानी इवेपोरेशन और परकोलेशन के वजह वेस्ट नहीं हुआ, वेस्टेज रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट इज ऑलवेज मेंटेन्ड एट फील्ड कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, हैंस क्रॉप्स ग्रो एट अ फास्टर रेट कंसिस्टेंटली एंड यूनिफॉर्मली। क्या मतलब है फील्ड कैपेसिटी? ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन में, यानी कि माइक्रो इरिगेशन में, फील्ड कैपेसिटी लेवल पे हमेशा ही सॉइल में वाटर या मॉइस्चर का कंटेंट मेंटेन रहता है। अब आप पूछेंगे सर फील्ड कैपेसिटी लेवल क्या होता है? समझो, कोई भी एग्रीकल्चरल फील्ड है, उसमें कितना मॉइस्चर या कितना पानी बचा, स्टोर हुआ या रिटेन हुआ, कब? जब वो एक्सेस वाटर ड्रेन कर देगी फील्ड, एक्सेस वाटर ड्रेन हो जाएगा और इनफिल्ट्रेट करता हुआ पानी का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे बरसातें हुई या आपने इरिगेट किया, बरसात होकर के बंद हो गई, आपने इरिगेट करना बंद कर दिया, इसके 2-3 दिन के अंदर ही जो एक्सेस वाटर है वो ड्रेन हो जाएगा या परकोलेट कर जाएगा, यही हो जाएगा। उसके बाद क्या? उसके बाद जो लार्ज पोर्स होते हैं, उन लार्ज पोर स्पेसेस में वाटर एंड एयर दोनों होते हैं, बट स्मॉल पोर स्पेसेस में पानी बचा रह जाता है। जब ये सिचुएशन आती है, इसे फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। दिस इज़ द फील्ड कैपेसिटी, दैट हाउ मच वाटर और द हाउ मच मॉइस्चर is contained or stored or retained in a particular field or in a particular soil after the excess of water is drained or percolated। उसके बाद कितना पानी बचा रह गया, ये फील्ड कैपेसिटी है किसी भी एग्रीकल्चरल फील्ड की। इस फील्ड कैपेसिटी लेवल पर ऑलवेज मॉइस्चर या वाटर मेंटेन रहे अगर किसी सॉइल में, ऑलवेज, तो बेस्ट ग्रोथ होती है किसी भी क्रॉप की। ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये किस इरिगेशन मेथड के वाया मेंटेन रखा जाता है? ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि एक फील्ड की